एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है। और ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का नाम है आपका सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और आपके सिलेबस में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सिलेबस में या फिर आप स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अभी भी सिलेबस से इसको रिड्यूस नहीं किया गया था, इसलिए इसे पूरा चैप्टर को हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे कंप्लीट चैप्टर इसे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ये एक लेक्चर में नहीं होगा, इसमें आपको बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो आपको साथ साथ वीडियो को देखने के साथ साथ पहले चीजों को समझना है और प्रैक्टिस भी करना है। नोट्स हालांकि मैं यूट्यूब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूं, आप वहां से नोट्स को कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिएगा और रिवाइज भी करिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट थ्योरेटिकल है। इस चैप्टर में आपको थ्योरीज मिलेंगे, सिर्फ थ्योरी मिलेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप पहले से भी जानते होंगे। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, बस आप थॉरली पढ़िएगा इसको और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्कोरिंग चैप्टर है ये चैप्टर से, ये सब चैप्टर से आपको नंबर लाना ही है। अगर आपका टारगेट है मोर देन 90% की केमिस्ट्री में आपका 90% से अबव नंबर आए, तो आपको इन सारे चैप्टर्स को पॉजिटिवली लेना होगा, क्योंकि ये सब चैप्टर्स आपके मतलब कह सकते हैं कि आप इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है। जिनको रिएक्शंस टफ लगते हैं उनको ये उसके लिए भी अच्छा है। जिनको अगर न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं है उसके में भी प्रॉब्लम नहीं है, ना इसमें न्यूमेरिकल है ना इसमें रिएक्शन है, कंप्लीट थ्योरी है, ठीक है। पढ़ना है, समझना है और उसको लिखना है, बस यही करना है आपको, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगेगा तो आप लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 है ये आपका, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, इसका फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहला सवाल है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या। नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री मतलब सरफेस पे होने वाला केमिस्ट्री। मतलब अब सरफेस किसका होता है आपको पता है, सॉलिड और लिक्विड का सरफेस होता है, गैस का कोई अपना सरफेस नहीं है। सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जो केमिस्ट्री होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होता है, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं या फिजिकल प्रोसेस भी होते हैं, सरफेस पे होने वाले प्रोसेस को पढ़ना सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट में ये चैप्टर स्टार्ट में ही आपका लिखा हुआ है, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द फेनोमेना दैट अकर्स ऑन द सरफेस और इंटरफेस, है ना। सरफेस पे होने वाली घटना के बारे में केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसी को कहा जाता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस को ही आप इंटरफेस भी कहते हैं, आप देख रहे होंगे यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इंटरफेस। सरफेस या इंटरफेस पे होने वाली घटना केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में पढ़ी जाती है उसे सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। हालांकि देखिए, सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मगर फिर भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो जरूरी होता है कि उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करें, मतलब उस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो जाने। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट, जो इस सरफेस केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआत जहां से होता है चैप्टर का, वो होता है आपका एडजॉर्प्शन से। जी हां, एडजॉर्प्शन, आपने गलत सुना है, आपको शायद एब्जॉर्प्शन लग रहा हो, मैं एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रहा हूं, एडजॉर्प्शन बोल रहा हूं, AD, है ना। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, दोनों बहुत ही डिफर चीज है, अलग अलग चीज है, और इन दोनों में डिफरेंस आपके इस चैप्टर का पहला VBI क्वेश्चन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन। देखिए यहां पर एडजॉर्प्शन लिखा हुआ है और यहां आपका एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग चीज है। देखते हैं क्या है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस प्रोसेस। पहला बात, एडजॉर्प्शन कहां पे होता है, सरफेस पे हो रहा है। एडजॉर्प्शन कहां पे होता है, सरफेस, यहां लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस प्रोसेस। अब ये है क्या, सरफेस पे कहां होता है, क्या होता है, द एक्युमुलेशन ऑफ गैस और लिक्विड ऑन सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड। जैसे मान लिए, मैं आपको यहां एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, ये मान लिया आपके पास एक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, और ये सॉलिड सब्सटेंस का आपको पता है बाहर वाला पार्ट है, इस बाहर वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे सरफेस। इस बाहर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सरफेस, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए एक सॉलिड है, ये आपका एक सॉलिड है और ये बाहर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसको कहा जाएगा सरफेस। अब इस सरफेस पर अगर कोई लिक्विड या फिर कोई गैस, लिक्विड या फिर कोई गैस अगर आके एक्युमुलेट कर जाए, एक्युमुलेट करने का मतलब होता है आके चिपक जाना, बैठ जाना, ठीक है, सरफेस पे आके बैठ जाए, अंदर नहीं जाए, सॉलिड या लिक्विड। अब देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं, सॉलिड की जगह आप यहां पे लिक्विड भी लिख सकते हैं। सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर अगर कोई लिक्विड या फिर गैस आके एक्युमुलेट कर जाए, बैठ जाए, अंदर नहीं जाए, अंदर इंटर नहीं करे, ऊपर में ही आके बैठ जाए,
इस फिनोमिना को ही कहते हैं सरफेस एडजॉर्प्शन, सॉरी, इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एक्युमुलेशन ऑफ गैस और लिक्विड, गैस या लिक्विड एक्युमुलेट करेगा कहां? ऑन लिक्विड और सॉलिड, किसके ऊपर? सॉलिड या लिक्विड के ऊपर करेगा, है ना। अब यहां पर ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है? बोलिएगा सर इसका एग्जांपल दीजिए, कहां पर ऐसा होता है? एडजॉर्प्शन कहां देखने को मिलता है? तो एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर ऑन सिलिका जेल। सिलिका जेल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर आप रख लीजिएगा, रूम में रख दीजिएगा, तो रूम में पाए जाने वाले जितने भी ह्यूमिडिटी होते हैं या वाटर वेपर्स होते हैं, उनको वो अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब करता है। सिलिका जेल ह्यूमिडिटी को या फिर मॉइस्चर को या वाटर के वेपर को एडजॉर्ब करता है। ये आपका एक एग्जांपल हुआ। और क्या है? अमोनिया इज एडजॉर्ब बाय चारकोल। चारकोल आप समझते होंगे, चारकोल जो होता है लकड़ी का चारकोल होता है, उस पर अमोनिया गैस एडजॉर्ब होता है। अमोनिया गैस एडजॉर्ब बाय चारकोल और वाटर वेपर एडजॉर्ब बाय सिलिका जेल। अब आप देख रहे होंगे वाटर वेपर का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वाटर आपका लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है। मैंने कहा लिक्विड सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो सकता है। फिर अमोनिया गैस है जो कि चारकोल, अमोनिया गैस है और वो किसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है? सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो यहां आप इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल जरूर याद रखिएगा क्योंकि अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आता है तो आपको एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा। अब आता है आपका एब्जॉर्प्शन, जो आप पहले से जान रहे थे, सर ये तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन तो समझ में आता है, लेकिन व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? तो एब्जॉर्प्शन इज अ फिनोमिना इन्वॉल्विंग द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहां पर एक टर्म आ गया है बल्क। अब बल्क क्या है सर? तो देखिए मैंने कहा कि जो बाहर वाला पार्ट है इसको आप क्या कहिएगा? सरफेस कहिएगा, और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, इस अंदर वाले पार्ट को कहा जाता है बल्क। क्या कहा जाता है? बल्क, है ना। तो सॉलिड के अंदर वाले पार्ट या लिक्विड के अंदर वाले पार्ट को हम लोग बल्क कहेंगे, ऊपर वाले पार्ट को सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो ये एक कैसा प्रॉपर्टी है? ये एक बल्क प्रॉपर्टी है। बल्क मतलब अंदर में होने वाला प्रॉपर्टी है ना। जैसे नहीं बोलते हैं कि ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर गया मतलब वो अंदर चला गया है, एब्जॉर्ब अंदर चला गया है, तो वो बल्क प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सॉलिड या लिक्विड या गैस का बल्क प्रॉपर्टी है। इट इन्वॉल्व्स एटम और मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द सरफेस एंड एंटरिंग द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल पर, जैसे मान लिया आप कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस है, उसमें कोई चीज को डाले और वो डालने के बाद वो सरफेस पर नहीं टिका, सरफेस को क्रॉस करके अंदर चला गया, अर्थात बल्क में चला गया, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस पे टिक जाए तो एडजॉर्प्शन, सरफेस को क्रॉस करके अंदर घुस जाए तो एब्जॉर्प्शन। समझ में आया दोनों में अंतर? सरफेस पे टिक जाए, एडजॉर्प्शन, अंदर चला जाए तो एब्जॉर्प्शन। क्या लिखा हुआ है? एटम या मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द सरफेस एंड एंटरिंग द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम के अंदर में एंटर कर जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन स्पंज। स्पंज में वाटर वेपर का एब्जॉर्ब हो जाना। अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन वाटर। अमोनिया को वाटर में डालिएगा, चारकोल में डालिएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वही अमोनिया को वाटर में डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप कुछ एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप मिट्टी में पानी डालते हैं तो पानी कहां चला जाता है? अंदर चला जाता है ना, एब्जॉर्ब हो जाता है ना, वो भी एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ये हुआ, एडजॉर्प्शन का आपने एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो ये दोनों इस चैप्टर का स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, डिफरेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला टर्म क्या आता है? अगला क्या है, क्या देख रहे हैं? व्हाट आर एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ये क्या है सुनिएगा। अभी मैंने क्या कहा कि जैसे मान लिए अगर ये आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड हो गया। अभी सॉलिड के, जैसे ये सॉलिड है मान लिए, इसके ऊपर कोई लिक्विड या फिर कोई गैस, मान लिए कोई लिक्विड, ये लिक्विड जो है इस सॉलिड के ऊपर, ये लिक्विड हो गया और ये हो गया मान लिए सॉलिड, सॉरी ये हो गया आपका सॉलिड, है ना। इस सॉलिड के ऊपर लिक्विड आकर के एक्युमुलेट कर गया, अर्थात एडजॉर्प्शन हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होता है? तो सुनिए, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो जाए उसको एड्सॉर्बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्सॉर्बेट। जैसे लिक्विड या गैस जो आकर के बैठ जाए, जो चिपके ऊपर से, वो एड्सॉर्बेट हो गया, और जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हुआ है वो एड्सॉर्बेंट हो गया। मतलब जिसके ऊपर होगा वो एड्सॉर्बेंट और जो एड्सॉर्ब हो वो एड्सॉर्बेट, ठीक है। आप इसको कैसे तुलना कर सकते हैं पता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट तो आप जानते होंगे, सॉल्यूट मतलब जो घुलता था, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुलता था। सॉल्यूट से एड्सॉर्बेट, सॉल्यूट एड्सॉर्बेट, दोनों का लास्ट में टीई है। सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट एक जैसा लग रहा है सुनने में। तो जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो एड्सॉर्बेंट, और जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो एड्सॉर्बेट। क्लियर हुआ? देखिए यहां पर लिखा हुआ इन एड्सॉर्प्शन द सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल गेट एड्सॉर्ब एट द सरफेस। जिसका मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जा रहा है उसको क्या कहेंगे? एड्सॉर्बेट कहेंगे। और द सब्सटेंस ऑन हुज सरफेस, जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर, ऑन जिसके ऊपर
जिसके सरफेस के ऊपर प्रोसेस टेक प्लेस, ये प्रोसेस होता है, उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट कहेंगे। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप कि अभी आपने कहा अमोनिया और चारकोल का मैंने एग्जांपल दिया था, तो अमोनिया जो है ना, ये हो गया आपका एडजॉर्बेट। अमोनिया क्या हो गया? एडजॉर्बेट। और मैंने अभी कहा था चारकोल जो था आपका वो हो गया एडजॉर्बेंट हो गया। चारकोल क्या हो गया? एडजॉर्बेंट हो गया, और अमोनिया हो गया आपका एडजॉर्बेट हो गया। ठीक है, अमोनिया एडजॉर्बेट। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर वेपर और सिलिका जेल। वाटर वेपर क्या हो गया? एडजॉर्बेट, और सिलिका जेल क्या हो गया? एडजॉर्बेंट। आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला है डीजॉर्प्शन, सॉर्प्शन एंड ऑक्लूशन। ये तीन टर्म आपको अलग से डिफाइन करना है। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपके एग्जाम में ऐसा मैंने भी कहा चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है, समझना है, लिखना है, याद करना है बस, है ना। देखिए व्हाट इज डीजॉर्प्शन, नाम ही मीनिंग छुपा हुआ। जब भी आगे में किसी भी चीज के आगे में डी लग गया मतलब वो उल्टा प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता होगा। डी का मतलब ही होता है उल्टा। तो यहां पर आपको लिखा हुआ है डीजॉर्प्शन। और डीजॉर्प्शन क्या है? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का उल्टा प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीजॉर्प्शन। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, इसके ऊपर आकर के कोई लिक्विड ऊपर में आ गया, बैठ गया, इसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। इन दोनों को अलग करना क्या कहलाएगा? डीजॉर्प्शन। उल्टा, एडजॉर्प्शन का उल्टा क्या कहलाता है? डीजॉर्प्शन। दैट इज रिमूवल ऑफ, ये ऑफ लिखा हुआ, सॉरी, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को अलग करना क्या कहलाएगा? डीजॉर्प्शन। अगर आप एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को अलग करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? डीजॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट है सॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। सॉर्प्शन, तो सुनिए, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो। अब बोलिएगा सर दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे, है ना, अभी टेंशन नहीं लीजिए, इसका एग्जांपल यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए ना एग्जांपल है। जब एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रिया एक साथ हो तब आप इसको क्या कहिएगा? सॉर्प्शन। तब आप क्या कहेंगे इसको? सॉर्प्शन। देखिए, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये वर्ड याद रखिएगा, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ हो तब इस प्रोसेस को हम लोग सॉर्प्शन कहेंगे। ये वर्ड नहीं भूलना है आपको, साइमल्टेनियसली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्लूशन। ऑक्लूशन क्या है? द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूशन। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, जैसे कोई मेटल है, ठीक है, मान लीजिए निकेल मेटल है, निकेल, ठीक है, उस पर आकर के कोई गैस को आप एड्जॉर्ब करा दिए। मेटल के ऊपर कोई गैस का एड्जॉर्प्शन हुआ, जैसे हाइड्रोजन गैस जो है निकेल के ऊपर एड्जॉर्ब होता है, रियल एग्जांपल है। अमोनिया हाइड्रोजन गैस जो है निकेल के ऊपर एड्जॉर्ब होता है, निकेल हो गया या प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस जाकर के एड्जॉर्ब हो जाता है। तो जब कोई गैस मेटल पर एड्जॉर्ब हो तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म है ऑक्लूशन। जब कोई गैस मेटल पर एड्जॉर्ब हो तो उसके लिए एक नया टर्म आपको मिलेगा, क्या? ऑक्लूशन। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि आपको एग्जांपल मिल जाएगा। एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, गिव एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। तीनों का एग्जांपल आपको देना है। तो आपने अभी एब्जॉर्प्शन का तो एग्जांपल दिया मैंने, क्या था? देखिए, चारकोल एब्जॉर्ब अमोनिया गैस बट वाटर एब्जॉर्ब इट, है ना। अमोनिया गैस चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वही अमोनिया गैस पानी में एब्जॉर्ब होता है। मैंने कहा अमोनिया को चारकोल पर डालिएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऊपर में रह जाएगा। वही अमोनिया को पानी में डालिएगा तो अंदर चला जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो एक हो गया एब्जॉर्प्शन, एक हो गया एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल मिल गया आपको। लेकिन उससे जरूरी है ये जानना, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं था, वह है सॉर्प्शन का एग्जांपल। सॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है? देखिए, डाइज मतलब होता है रंग, कलर। डाइज का मतलब क्या होता है? कलर। डाइज एब्जॉर्ब एज वेल एज एब्जॉर्ब ऑन कॉटन फाइबर। कॉटन के धागे, जो आपके कॉटन समझते हैं ना, कॉटन के जो धागे होते हैं उस पर अगर आप कोई रंग डालते हैं तो वो उसके सरफेस पे भी आता है और अंदर भी चला जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तो कपड़े किससे बनते हैं? धागे से बनते हैं। अच्छा एक बात बताइए, धागे में रंग होते हैं, अलग अलग कलर के जो रंग हम लोग शर्ट पैंट या जो भी पहन रहे हैं तो अलग अलग कलर के धागे से बना हुआ है। तो वो जो रंग डाला गया होगा उस धागे के ऊपर, तो वो क्या सरफेस पे ही हुआ होगा या अंदर भी हुआ होगा या सिर्फ दोनों जगह हुआ होगा? बताइए। तो जब कलर डाला जाता है धागे में तो वो सिर्फ सरफेस पे नहीं जाता है, अंदर भी जाता है। अगर सिर्फ सरफेस पे होता तो एक धुलाई करिए और वो वॉश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप लोग कपड़े खरीदते हैं तो क्या एक वॉश में सारा कलर निकल जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, कई दिन तक रहता है। कुछ अच्छे क्वालिटी के होते हैं तो बहुत सालों तक रह जाते हैं, कुछ खराब क्वालिटी के होते हैं, 200-300 रुपए वाले शर्ट मिलते हैं रोड पे, वो जो है आपके 3-4 वॉश में खत्म हो जाते हैं। देखने में शुरुआत में लगता है कि ये तो रेमंड का शर्ट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि फुटपाथ का शर्ट है। ठीक है, जो आप अपने दोस्त को ठगते भी हैं कि देखो 1000-2000 रुपए का शर्ट है, पता चलता है कि 200 रुपए का फुटपाथ से लिया हुआ था।
ठीक है। तो कहने का मतलब अगर वो फुटपाथ वाला शर्ट है तो वो सिर्फ एडजॉर्प्शन हुआ होगा, लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी का शर्ट ले रहे हैं तो वहां पर एडजॉर्ब एब्जॉर्ब दोनों हुआ होगा, क्योंकि कलर अंदर भी चला गया होगा। जब कलर अंदर चला जाता है तो वो ज्यादा दिन तक सस्टेन करता है, कलर आपका एक धुलाई में खत्म नहीं होता है। तो डाइज जो है अगर आप कॉटन फाइबर में डालिएगा, कॉटन के धागे में डालिएगा, तो वो उसमें एडजॉर्ब भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, सरफेस पे भी जाता है, बल्ब पे भी जाता है, अर्थात सॉर्प्शन होता है। वहां पर क्या होता है आपका सॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलिए यहां तक भी समझ में आ गया कि एग्जांपल मैंने एक को नोटिस कर लिया। अगर देखिए सब डायग्राम जो मैंने एक साथ में बनाया है, ये जरूरी नहीं क्या बनाइए, बना भी सकते नहीं भी बना सकते। जैसे यहां पर ये जो हो गया आपका एडजॉर्बेट की तरह काम कर रहा है, एडजॉर्बेट, और ये जो है आपका एडजॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। वो ये है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तब से तो यही बोला जा रहा है, लेकिन इसको एक पॉइंट बाय पॉइंट एकदम तरीके से दोनों में अंतर आपको बताना है। क्या दोनों में अंतर है देखिए। इन द प्रोसेस, पहले एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ फिर इधर एडजॉर्प्शन लिखा हुआ। इन द प्रोसेस बाय विच एटम और मॉलिक्यूल और आयन इंटर्स द बल्क, अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल बल्क पे चला जाए, मतलब अंदर चला जाए, सरफेस पे नहीं रहे, बल्क पे चला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, जब कोई ऐसा फिनोमिना जिसपे कोई सब्सटेंस जो है या मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल है, सरफेस को क्रॉस करके अंदर चला जाए, बल्क पे चला जाए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। एब्जॉर्प्शन द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट सरफेस नॉट इन द बल्क। एक्युमुलेट मतलब बैठ जाए, सरफेस पे आके बैठ जाए, बल्क पे नहीं जाए, सरफेस से बैठ जाए, तो क्या कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। दूसरा, इट इज ए बल्क फिनोमिना, इट इज ए सरफेस फिनोमिना। वही बात है, ये सरफेस पे होने वाली घटना है, ये बल्क पे होने वाली घटना है, दो अंतर। तीसरा, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा शोषी, मतलब हीट एंटर करेगा। एब्जॉर्प्शन आपसे हीट मांगता है, बोलता है हीट दो हमको, जितना हीट दीजिएगा एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा होगा। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जबकि ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। जब आप एब्जॉर्प्शन करते हैं ना, जब आप एब्जॉर्प्शन करते हैं तो हीट रिलीज होता है, यहां उष्मा निकलता है और यहां उष्मा अवशोषित होता है। हीट रिलीज होगा, एग्जिट करेगा। देखिए एक्सो, बहुत लोग एक्सो नहीं समझते हैं, तो आप एक्सो कैसे याद रखिएगा, एक्सो को याद रखिएगा एग्जिट, और इंडो से आप याद रखिएगा एंटर, है ना। मतलब जहां एग्जिट हीट रिलीज हो, हीट क्या हो, रिलीज हो, तब उसको क्या बोलेंगे एक्सो। और जहां हीट एब्जॉर्ब हो, हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तब उसको क्या बोलेंगे इंडो। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इट इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। जब आप एब्जॉर्प्शन करते हैं, जब आप एब्जॉर्प्शन करते हैं तो पूरे मटेरियल में एक जैसा होता है। ये नहीं कि कहीं ज्यादा एक जगह कम, ऐसा होगा क्या, कहीं ज्यादा कहीं कम, पूरे मटेरियल में एक जैसा होगा एब्जॉर्प्शन। लेकिन इन दिस कंसंट्रेशन एट द सरफेस इज डिफरेंट देन द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट। यहां तो बिल्कुल अलग ही होगा ना। अगर मान लीजिए कोई, जैसे कोई सब्सटेंस में कोई चीज मिलाए आप, तो क्या हर जगह एडजॉर्प्शन एक जैसा हुआ होगा, एडजॉर्प्शन नहीं, सरफेस पे ज्यादा होगा, सब्सटेंस का वो जो मिलाइएगा उसका कंसंट्रेशन, उसका अमाउंट सरफेस पे ज्यादा होगा, और बल्क पे बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन हर जगह सेम नहीं होता है, जबकि यहां पर कंसंट्रेशन थ्रू आउट, मतलब पूरे मिक्सचर में, थ्रू आउट का मतलब हो गया पूरे मिक्सचर में जो है कंसंट्रेशन एक जैसा होता है। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, किसको, एब्जॉर्प्शन को। टेम्परेचर आप कुछ भी कीजिए, टेम्परेचर से इसको कोई लेना देना नहीं है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता देता हूं, एब्जॉर्प्शन कम तापमान पर अच्छा होगा, मतलब ये फेवर करेगा। अगर आपके पास लो टेम्परेचर हो तो ये फेवर होगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा ना, तो ये टेम्परेचर जो है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तो ये फिनोमिना उतना अच्छा नहीं होता है। आगे पढ़िएगा, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, वो पढ़िएगा। देखिए, तो दोनों में डिफरेंस अगर आपके एग्जाम में आया, तो पहला क्या था, यहां पर एटम या मॉलिक्यूल सरफेस को क्रॉस करके बल्क में चले जाते हैं, जबकि यहां पर सरफेस पे ही एक्युमुलेट कर जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बल्क फिनोमिना है और ये सरफेस फिनोमिना है, हो गया। तीसरा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। इसमें कंसंट्रेशन पूरे मिक्सचर में, मिक्सचर बोलते हैं, पूरे सब्सटेंस में एक जैसा रहता है, जबकि इसमें सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, बल्क पे कम रहता है। 4 अंतर हो गया। और लास्ट पॉइंट हुआ, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस टेम्परेचर पर ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, तो कम तापमान पर। तापमान बढ़ा दीजिएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने लगेगा, खराब होने लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस इस चैप्टर का पहला VBI, बहुत VBI क्वेश्चन है ये। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से निकलता है। ऐसे आपके एग्जाम में एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट भी आ सकता है ना, ऑक्लूशन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग।
अब आता है आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन पर। एडजॉर्प्शन का प्रकार देखेंगे तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपने पढ़ा, एडजॉर्बेंट जिस पर एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्बेट जो एडजॉर्ब होगा। इन दोनों में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस आधार पर एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन और इसी को शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन इसी को शॉर्ट में केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। क्या है दोनों में अंतर? फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, दो प्रकार के एडजॉर्प्शन होता है। किस आधार पर? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर दो प्रकार के एडजॉर्प्शन हुए, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फर्स्ट वन, फिजिकल एडजॉर्प्शन है क्या? फिजिकल एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। व्हाट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, है ना। देखिए मैं आपको सिंपल बता देता हूं, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। फिजिकल और एक है केमिकल। फिजिकल जब भी कोई चीज बोला जाएगा तो फिजिकल का मतलब होता है ऊपर ऊपर, सिर्फ देखना, है ना, सिर्फ छोटा मोटा आकर्षण बल होगा, लेकिन यहां पर कमजोर आकर्षण बल होगा। मैं आपको समझा देता हूं। जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बहुत कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, सिर्फ फिजिकल, है ना, बातचीत वाला होता है ना, कि आप जैसे मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, है ना, किसी से आप घुल मिल रहे हैं। एक बार एक होता है ना कि हम लोग क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो अगल बगल कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसे थोड़ा देर के लिए बात कर लेते हैं, वो हो गया आपका फिजिकल एडजॉर्ब। फिजिकल मतलब वहां पर आपने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, आपका वहां कोई रिलेशन नहीं है, वहां आपने कोई दोस्ती का वो टैग नहीं लगाया। लेकिन अगर अपने दोस्त के बगल में बैठे हुए रहते हैं तो वहां आपका एक टैग होता है दोस्ती। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आप उसके साथ टच में रहिएगा। जबकि जो आपके बगल में बैठा हुआ है, अगर आपका वो दोस्त नहीं है तो क्लास खत्म हो जाने के बाद आपका वो दोस्ती, वो टैग नहीं रहता, बस जब तक क्लास चला तब तक ही। तो फिजिकल में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर होता है, जबकि केमिकल में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। समझ में आया? फर्स्ट यही हो गया दोनों में डिफरेंस। देखिए क्या लिखा हुआ, इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज फिजिजॉर्प्शन, इट इज ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बहुत कमजोर वैन डर वाल फोर्स रहा तो क्या कहलाएगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। एग्जांपल लिखा हुआ है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन कोकोनट चारकोल। कोकोनट चारकोल यानी कि नारियल का जो चारकोल होता है उस पर अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो एड्सॉर्ब होते हैं वहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक कमजोर आकर्षण बल होगा, दैट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा? दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज केमिजॉर्प्शन, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। यहां पर क्या होता है देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। यहां केमिकल बॉन्ड बनता है, रासायनिक आबंध बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड जब बने, बॉन्ड बनता है तो इतना आसान नहीं है, बॉन्ड बनने के लिए बहुत सारा प्रोसेस भी होता है इसमें। तब जाकर के अगर दोनों में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच बॉन्ड बन गया तो समझ लीजिए वो कैसा एडजॉर्प्शन है? केमिकल एडजॉर्प्शन। जहां से बॉन्ड नहीं बना, सिर्फ नॉर्मल कमजोर अट्रैक्शन फोर्स है सिर्फ, तो क्या कहलाएगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन, है ना। Example, we can take example involving the formation of iron nitride on the surface when iron is heated in nitrogen gas। अगर आयरन को नाइट्रोजन के गैस के साथ 623 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, आयरन को नाइट्रोजन के साथ, तो आयरन और नाइट्रोजन जो गैस आपस में एडजॉर्ब हो जाते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है नाइट्राइड बना करके एडजॉर्ब हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस, और वहां पर चूंकि बॉन्ड बन गया आयरन और नाइट्रोजन के बीच में, तब ना नाइट्राइड बना। यहां पे देखिए आयरन का जो नाइट्राइड बना है वो क्यों बना है? दोनों में बॉन्ड बन गया है। तो जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जब आपस में जब जुड़ते हैं और दोनों बॉन्ड बना ले, मजबूत बॉन्ड बना ले, तो समझ लीजिए वो केमिकल एडजॉर्प्शन है। और सिर्फ एक कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हों तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है। क्लियर हुआ? एग्जांपल मैंने दोनों का दे दिया। अब देखिए इन दोनों में भी अंतर है। देखिए अगला स्लाइड में ये दोनों में डिफरेंस है, और मैं बता देता हूं ये ना सिर्फ आपका यहां के लिए बल्कि इस पार्ट के लिए नहीं, इस लेक्चर के लिए नहीं, पूरे सरफेस केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर इस चैप्टर का 5 क्वेश्चन निकाला जाए टॉप 5, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। झारखंड बोर्ड में कई बार इससे क्वेश्चन आया है। दोनों में अंतर डायरेक्ट झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत 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 VVI। मैं जितना बार बहुत बोलूं कम पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए। 5 पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे आप बुक्स में देखेंगे तो और भी पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ 5 पॉइंट को इसलिए कलेक्ट किया क्योंकि डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा आपको 5 नंबर का पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा। ऐसे 5 नंबर का डिफरेंस नहीं पूछेगा, 3 नंबर का ही ज्यादातर पूछता है, तो 3 पॉइंट आपके लिए काफी है। एक पॉइंट तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें कमजोर फोर्स अट्रैक्शन होता है वैन डर वाल, और इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, देखिए the force between the adsorbate and adsorbate molecule and adsorbent are weak van der Waals force।
मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कैसा फोर्स बन रहा है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स बन रहा है। यहां देखिए, द फोर्स बिटवीन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स बोलिए या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बोलिए, है ना, वही लिखा हुआ है, सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यहां केमिकल बॉन्ड बनता है, यहां कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स बनता है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो अबाउट 20 से 40 किलोजूल पर मोल। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, इसका कम है और इसका इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन 40 से 400 है। 20 से 40, 40 से 400, जहां ये खत्म वहीं से ये शुरू। क्लियर है? तो इसको, इसका मतलब क्या है? बोलेगा सर ये हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलिए या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलिए, दोनों एक ही चीज हुआ। ये बताता है कि कितना मजबूत बॉन्ड है। अगर किसी का हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है, मतलब दोनों में मजबूत बॉन्ड होगा, और अगर किसी का इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कम है तो उसमें कमजोर बॉन्ड होगा। तो इसमें कमजोर बॉन्ड होता है इसलिए इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कम है, इससे मजबूत बॉन्ड होता है इसलिए इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा है। कहां 40 से 400, कहां 20 से 40, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल। क्यों ना रिवर्सिबल हो, एक बात बताइए। मान लीजिए अगर आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, आपका दोस्त नहीं है, आपसे बातचीत हुआ, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, क्या आप लोग क्या अलग नहीं होइएगा? क्या अलग होना ही है कुछ देर तक, जब तक बातचीत चला, जब तक क्लास चला, तब तक ठीक है, क्लास खत्म, आप कौन हम कौन, कोई पहचानने वाले नहीं है। लेकिन अगर आपका वो दोस्त है तो आप बाद में भी उसके साथ टच में रहते हैं, तो ये रिवर्सिबल है, टूट जाता है। लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। एक बार जब बॉन्ड बन गया, एक बार बॉन्ड बना तो ये टूटता नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स नहीं हो, ये एक बार बन जाता है ना, मजबूत बॉन्ड बन जाता है तो वो टूटता नहीं है। और ये टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, यानी कि रिवर्सिबल। समझ में आया? नेक्स्ट, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी एडिशनल देना पड़ता है ताकि उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए। ये वर्ड जो थ्रेशोल्ड, एक्टिवेशन, ये सब केमिकल काइनेटिक्स में आपको मिला होगा। अगर आपको वो याद है, अगर वो पता है तो ठीक, और नहीं तो आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। रिएक्टेंट को कुछ एडिशनल एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको, इसमें एक बात बताइए, कोई बॉन्ड बन रहा है क्या? इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है। जब बॉन्ड नहीं बन रहा है तो इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि इसमें बॉन्ड बनता है तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, हाईली एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है। किसको? केमिकल एडजॉर्प्शन को, क्योंकि इसमें बॉन्ड बनना है और इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। इसमें कई तरह के लेयर बनते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल के लेयर बनते हैं। किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि बॉन्ड नहीं बन रहा है। जैसे मान लीजिए एडजॉर्बेंट है, इसके ऊपर एडजॉर्बेट डाले, एक लेयर बना, दो लेयर बना, तीन लेयर बना, बहुत सारा लेयर बन सकता है। जबकि ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर, इसमें मोनोमॉलिक्यूलर, इसमें कोई लेयर जो है एक ही लेयर बनता है। मोनो मतलब एक, मतलब चूंकि दोनों में एक बार बॉन्ड बन जाता है तो एक ही लेयर बनता है। इसमें बहुत सारे लेयर बन सकते हैं। इसके अलावा भी दोनों में बहुत सारे डिफरेंस और भी हैं। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब इसमें चुनाव नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। आप जब किसी के साथ बगल में बैठते हैं, अगर वो आपका दोस्त नहीं है तो आप क्या पूछ के बात करते हैं क्या उससे कि तुम बताओ तुम अच्छे लड़के हो कि नहीं, तभी बात करेंगे? ऐसा तो नहीं है। आपको कौन सा दोस्ती करना है, आप अगल बगल में बैठा हुआ चलिए थोड़ा सा बात कर लिए, तो वहां पर स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये नॉट स्पेसिफिक होता है और ये स्पेसिफिक होता है। आप एक पॉइंट को और ऐड कर सकते हैं, 6 पॉइंट में यहां लिख सकते हैं कि ये जो होता है आपका नंबर 6 में आप लिख सकते हैं, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। जबकि ये जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, मैं इसे कहां लिख दूं? ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में लिखा हुआ एक पॉइंट है। ये पॉइंट को आप बोलेंगे सर क्यों लिखा दिए, जरूरत नहीं था, ऐसे काम चल जाता आपका, लेकिन फिर भी एक पॉइंट को एक्स्ट्रा लिख देने से, क्योंकि ये बुक्स में आपको मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेसिफिक होता है कौन? केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब यहां पर चुनाव होता है। किसी भी एडजॉर्बेट पर कोई भी एडजॉर्ब नहीं हो जाएगा। यहां पर चुनाव होता है किसमें? केमिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि बॉन्ड बनना है और यहां चुनाव नहीं होता है, इसलिए नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, पहला, फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता है,
इसका एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, 20 से 40, 40 से 400 किलोजूल पर मोल। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, ये मोनो मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। ये नॉट स्पेसिफिक होता है, यहां चुनाव नहीं होता है, कोई भी एडजॉर्बेंट किसी भी एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब हो जाएगा, जबकि यहां स्पेसिफिक, यहां चुनाव होता है, क्योंकि यहां वही एडजॉर्बेंट के ऊपर में एडजॉर्ब करेगा जिसमें बॉन्ड बनने का चांस हो, बॉन्ड बनेगा तब ना होगा, तो यहां पर स्पेसिफिक होता है, जबकि ये स्पेसिफिक नहीं होता है आपका, ठीक है। चलिए, इन दोनों में डिफरेंस एकदम आप याद कर लीजिएगा। 3 पॉइंट तो खैर आपको बिल्कुल याद करना है, आप ज्यादा याद कर सकते हैं, 3 पॉइंट तो आपको याद करने, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद इसलिए कर लीजिए, कहीं मान लीजिए एक आध पॉइंट मिस हो गया तो आपको दूसरा बैकअप के तौर पर 1-2 पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आपका नेक्स्ट से उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। गैस अगर सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, क्या होगा तो एडजॉर्प्शन अच्छा होगा, क्या होगा तो एडजॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए पहला है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का नेचर। इसमें क्या लिखा हुआ है, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ए गैस कैन बी एडजॉर्ब ऑन डिफरेंट एडजॉर्बेंट सरफेस इन डिफरेंट अमाउंट। मतलब यहां पर यह कह रहा है कि एक एडजॉर्बेंट किसी एडजॉर्बेंट पर अगर एडजॉर्ब हो रहा है तो जिस पर एडजॉर्ब हो रहा है उसका नेचर पर भी डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए मेरे ऊपर कोई चीज को एडजॉर्ब कराना है तो मेरा नेचर पर डिपेंड करेगा ना, हम कितना उसको लेना चाह रहे हैं, कितना एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, मेरा क्षमता कितना एक्यूमुलेट करने का है, तो एडजॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट देयर इज इंक्रीज इन एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, दिस इज बिकॉज व्हेन इंक्रीज द सरफेस एरिया देयर इज मोर नंबर ऑफ एडजॉर्बिंग साइट्स। देखिए मान लीजिए आपके पास एक, मान लीजिए यही है मार्कर है, इस पे कोई एडजॉर्प्शन हो रहा हो, ठीक है, इस पे कोई एडजॉर्प्शन हो रहा है तो इसका एरिया कम है, लेकिन मैं इस मार्कर का एरिया को बढ़ा दूं, इसके थोड़ा और ज्यादा एरिया कर दूं, इसका एरिया को बढ़ा दूं, तो उस पर एडजॉर्प्शन का साइड बढ़ जाएगा ना, ज्यादा एडजॉर्ब होगा ना, है ना। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन हो पाएगा, छोटा एरिया में कम एडजॉर्प्शन होगा, बड़ा एरिया रहेगा एडजॉर्बेंट का तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तीसरा नेचर ऑफ गैस, जिस गैस को आप एडजॉर्ब कराना चाह रहे हैं उसका नेचर पर भी डिपेंड करेगा, एडजॉर्बेंट का नेचर पर तो डिपेंड करेगा ही, गैस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। क्या है, इन जनरल इफ द गैस इज मोर लिक्विफाइबल, मतलब अगर कोई गैस आसानी से द्रवित हो जाए, अगर कोई गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए, है ना, तो वो जल्दी एडजॉर्ब हो जाते हैं उसके कंपेयर में जो गैस आसानी से एडजॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है, मोर इजिली एडजॉर्ब। फॉर एग्जांपल अमोनिया, HCl, क्लोरीन which can be liquefied easily as compared ये more liquefied easily are more readily adsorbed, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो कुछ गैसेस जल्दी से आसानी से जो लिक्विफाई हो जाएंगे वो आसानी से एडजॉर्ब भी हो जाएंगे, और जो गैस आसानी से लिक्विफाई नहीं होंगे वो एडजॉर्ब भी आसानी से नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जितना ज्यादा प्रेशर दीजिएगा एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। क्या मैंने कहा, प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन घट जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन घटेगा। मैंने अभी डिजॉर्प्शन में आपको बताया था, याद करिए, डिजॉर्प्शन कब होता था, जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर देते थे। देखिए यहां पर एक पॉइंट था ना, यहां पर देखिए, है ना, डिजॉर्प्शन में यहां पर मैंने क्या लिखा था, देखिए ये वाला पॉइंट में देखिए एडजॉर्प्शन कब होता है, एडजॉर्प्शन कब अच्छा होता है, लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन होता है। अर्थात टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो एडजॉर्प्शन तो अच्छा नहीं होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा देने से एडजॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जो आपको पॉइंट लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, देखिए एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दस इन अकॉर्डेंस विद ली चैटलर प्रिंसिपल। इस सब लिखने का आपको जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो ठीक है, ली चैटलर प्रिंसिपल आपको 11th क्लास में पढ़ना था, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप सीधा ऐसे याद रख सकते हैं, एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर का प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन घट जाएगा और प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, है ना, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। हमारे डे टू डे लाइफ में एडजॉर्प्शन का कहां यूज होता है ना, एडजॉर्प्शन कहां यूज होता है, सब इसका भी चांसेस उतना नहीं है, लेकिन आपको अगर चूंकि पढ़ रहे हैं तो आप जानिए कहां यूज होता है। पहला है गैस मास्क। गैस मास्क क्या होता है, जो लोग
कोल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, वो कोयले के कारखानों में काम करते हैं, तो उनको एक स्पेशल मास्क दिया जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे की पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। अब वो पॉइजनस गैस उनके नाक के माध्यम से लंग्स में पहुंच जाएंगे तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो उनको एक स्पेशल मास्क दिया जाता है जो एक्टिवेटेड चारकोल का होता है, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वो चारकोल क्या करता है, जो भी पॉइजनस गैसेस हैं उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब सरफेस पे चिपका लेगा, अंदर जाने नहीं देगा। तो पॉइजनस गैसेस सरफेस पे ही रह गया, अंदर नहीं गया, तो उसको सांस का बीमारी नहीं होगा। यहां क्या लिखा हुआ देखिए, गैस मास्क, ए डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एब्जॉर्बेंट इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस, है ना। कोल माइंस में काम करने वाले लोगों को एक्टिवेटेड चारकोल वाला गैस मास्क दिया जाता है ताकि वो पॉइजनस गैस उनके सांस के माध्यम से अंदर ना जाए। दूसरा, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। मैंने कहा मान लीजिए इस रूम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, मैंने क्या कहा था शुरुआत में, याद करिए, सिलिका जेल। अगर इस रूम में अलग अलग जगह पे सिलिका जेल रख दिया जाए तो सिलिका जेल क्या करता है, वाटर के वेपर को, पानी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहां पे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए सिलिका जेल का यूज किया जाता है ना। सिलिका जेल क्या करता है, हवा में उपस्थित पानी की मात्रा को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी एब्जॉर्प्शन का यूज किया जाता है। तीसरा, रिमूविंग ऑफ कलर मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, है ना। अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें कोई कलरफुल मटेरियल है, कलर्ड है, तो उस कलर को हटाने के लिए भी एब्जॉर्प्शन का यूज किया जाता है। देखिए यहां पर यूज किया जाता है एनिमल चारकोल, है ना। एनिमल चारकोल मतलब जंतु के चारकोल का, जंतु के जो बोन्स होते हैं उनका चारकोल को यूज करके किसी सॉल्यूशन से कलर को एब्जॉर्ब कराया जाता है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें कलर है, उस कलर को एब्जॉर्ब कराने के लिए हम लोग एनिमल चारकोल का यूज करते हैं। एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर ऑफ सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर इंप्यूरिटीज। कलर इंप्यूरिटीज को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कोई सब्सटेंस है उसमें कलर मौजूद है, एनिमल चारकोल डाल देंगे तो उसका कलर को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो यहां पर यूज होता है। लास्ट है इन क्यूरिंग डिजीज। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिनका उपचार करने के लिए भी एब्जॉर्प्शन का यूज किया जाता है। ए नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एब्जॉर्ब ऑन देम, है ना। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो कि जर्म्स को उनके ऊपर एब्जॉर्ब करके उसको मार देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिनका उपचार के लिए एब्जॉर्प्शन फिनोमेना का ही यूज किया जाता है। जर्म्स को एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, और उसको मार दिए, इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब हो गया एप्लीकेशन पार्ट। हालांकि मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया फैक्टर्स, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। तो आपका ये वीडियो यहीं तक है। यहां तक आपने, मैं अगर इंपॉर्टेंट का बात करूं तो शुरुआत में जो आपने पढ़ा एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट, डिजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, है ना, ऑक्लूशन, ये सब क्या इजीली भी आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये क्या है, इन दोनों में अंतर, ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां तक आपका एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस। लेक्चर 2 होगा सरफेस केमिस्ट्री का, और ये लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 आपका यहीं कंप्लीट हुआ। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नोट्स को भी साथ साथ लिख के प्रैक्टिस करिएगा, लिख के आप उसको याद कीजिएगा, ठीक है।